A very warm welcome to all my viewers. Welcome to my YouTube channel NCERT 7th. Students, in this video, we will cover the French Revolution Part 3. So, let's start. Students, ये फर्स्ट सेक्शन दिया हुआ है कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता दिया था पिछले 2 वीडियो में कि किस तरीके से थर्ड स्टेट्स के लोगों ने फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स और लुई 16 यानी कि जो मोनार्कियल पावर थी उन सबको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ला करके रख दिया था। ठीक है, अब जो है फ्रांस जो था, जो पूरी तरीके से मोनार्क के अंडर में था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। तो उसमें कुछ सिंबल्स थे, पॉलिटिकल सिंबल्स, वो क्या रोल प्ले करते थे वो ज़रा देखिए, आप ध्यान से देखिए। लिखा हुआ द मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th century एंड कुड नॉट रीड एंड राइट, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Barbier used many such symbols to convey the content, the Declaration of Rights. Let's try to read these symbols. यानी कि 18th century के आसपास बहुत सारे जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, चाहे वो लेडीज़ थे वो या जेंट्स थे। इसलिए क्या था कि जो भी महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय किस चीज़ का करते थे लोग? सिंबल्स का प्रयोग करते थे, आकृतियों का प्रयोग करते थे, प्रतीकों का प्रयोग करते थे, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी इसकी चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक पेंटर है, उनका नाम है ली बार्बियर। उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात पता चल रही है? देखिए, फर्स्ट जो सेक्शन दिया हुआ है द ब्रोकन चेन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द चेन वर यूज टू द फेटल स्लीप्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स टू द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। यानी कि जो भी स्लेव्स थे, यानी कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, और टूटी हुई हथकड़ी किस चीज़ की प्रतीक थी? उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। ये पहला सिंपल हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए क्या दिखा है, द बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस, वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन आउट, नॉट अ एंटायर बंडल, स्ट्रेंथन लाइज इन यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि अकेली रॉड को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं। यानी कि यही कहा गया ना, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, बस एकता में बल है। फिर देखिए एक सेक्शन ये रखा हुआ है कि एक ट्रायंगल में एक आइज बनी हुई है। क्या है ये? द आइज विद इन अ ट्रायंगल रेडिएंटिंग लाइट। क्या कह रहे हैं ये? कि द ऑल सीइंग आइज स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो ट्रायंगल के अंदर आपको जो भी रोशनी बिखेरती हुई जो आँख दिख रही है, ये क्या कह रही है कि ये सब चीज़ देख सकती है ये आँख। ठीक है, यानी कि ये किसका सिंबल था? एक तरीके से ये नॉलेज का सिंबल था। ठीक है, और ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें, मतलब होता है ना कि सूर्य की किरणें जब आती हैं तो अंधकार को ख़त्म कर देती हैं, उसी तरीके से इसके बारे में बात करी जा रही है कि सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देंगी। अच्छा, अब देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन दे रखा हुआ है। क्या है ये? एक तरीके का ये राजदंड है ये। ठीक है, सेप्ट्रे एक बात करी जा रही है, सिंबल ऑफ द रॉयल पावर के सिंबल्स की बात थी, यानी कि शाही सत्ता का एक प्रतीक था ये। ठीक है, जिसके थ्रू राजा राज किया करता था। फिर अगला फिगर आप देखें, ये वाला, ये है कि स्नेक बैटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो सांप है ये अपने ही पूंछ को खा रहा है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि एक फिगर ऐसा बना हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। यानी कि ये सनातनता का प्रतीक था, यानी कि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता एक तरीके से बात करी जाए तो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन क्या था अपना। फिर ये देखिए यहाँ पे एक लाल रंग की टोपी है। ठीक है, ये कैप क्या एक कह सकते हैं कि रेड फ्रजाइन कैप्स, ये क्या था कि जो भी स्लेव्स थे, जो भी दास थे, वो स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, यही कैप पहनते थे, इसी टोपी को पहनते थे। वो जो भी स्लेव थे उनकी बारे में बात करी जा रही है। फिर क्या है? ब्लू वाइट रेड, ये क्या था? द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। नेशनल कलर ऑफ फ्रांस जो था, आप देखिए अगर फ्रांस के फ्लैग में आपको ब्लू वाइट और रेडी सेक्शन दिखेंगे। अगला सेक्शन, द विंग्ड वुमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। यानी कि ये क्या है? एक पंखों वाली स्त्री थी, पंखों वाली कोई स्त्री है। ठीक है, वो इसका क्या कहा गया है? इसको सिंबल माना गया है पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। यानी कि ये क्या थी? कानून का मानवीय रूप है ये। अगला सेक्शन देखिए, द लॉ टेबल। क्या है? द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड
ऑल आर इक्वल बिफोर इट। यानी क्या कहा गया है कि ये कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है, कानून सबके लिए समान है और उसके नज़र में सभी लोग बराबर हैं, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये देखिए अब अगला सेक्शन हम पढ़ते हैं, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि फ्रांस पहले मोनार्क था, फिर हमने क्या देखा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। अब क्या हो रहा है कि फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी ख़त्म होने वाली है, अब वो क्या बनने वाला है, पूरी तरीके से रिपब्लिक बनने वाला है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने, ठीक है, वही होता है रिपब्लिक, जहाँ पे वोट करने का सबके पास राइट हो, उसके बारे में बात करी जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the kings of Prussia, ठीक है, यानी किंग्स ऑफ प्रूशिया के साथ उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन साइन किया था। क्या था कि फ्रांस की स्थिति जो थी, सिचुएशन थी, वो आने वाले वर्षों में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी रही। और लुई 16 ने क्या किया था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था, लेकिन जो प्रूशिया के जो भी राजा थे उसके साथ उसकी क्या थी, सीक्रेट बात भी चल रही थी, ठीक है। हालांकि इस चीज़ से वो खुश नहीं था, किस चीज़ से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया कि रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, rulers of the other neighboring countries too were worried by the developing in the France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789। यानी कि जो फ्रांस की घटनाओं से क्या था, अन्य पड़ोसी देश के राजा भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, यानी कि जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज़ वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली जो भी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए इन नेबरिंग रूलर्स ने क्या किया, सेना भेजने की अपनी एक योजना बना ली। आप सेना भेज रहे हैं कहाँ से, दूसरे कंट्री से, फ्रांस में। अच्छा ये देखो फिर क्या है कि बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। यानी कि क्या है, लेकिन जब तक इस योजना पे क्या होता कि मतलब लोग कोई कुछ इम्प्लीमेंट करते, तब तक क्या हुआ, अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली है वो क्या किया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी कि हाँ अब युद्ध होगा, अब वॉर होगा। अब देखो वॉर होगा तो क्या हो रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है, बहुत सारे लोग ने आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। एमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise composed by the poet Roget L. Esley. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. ये आप लोग को याद रखना है कि Marseillaise is the now national anthem of France। यानी कि इस पैरा का जितना मैंने पढ़ा इसका मतलब ये है क्या था कि अलग अलग लोगों, अलग अलग प्रोविंस से लोग सेना में भर्ती होने लगे, और उन्होंने क्या किया, जब इस युद्ध को यूरोपीय किंग और नोबल्स के विरुद्ध जनता के रूप में ले लिया उन्होंने, और उनके होठों पे क्या था, उनके टंग पे, उनके होठों पे पूरी तरीके से देशभक्ति के ही गाने थे, नेशनलिज्म उनके अंदर अब भर गए थे। और उसी में क्या था, एक पोएट थे जिसका नाम था, जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेंच नेम है इसका, रॉजट डेल आइजली करके एक नेम है, ठीक है। इसने उसी टाइम में मर्सालिस का एक सॉन्ग लिखा था, ठीक है। बाद में ही चल के फ्रांस का क्या बना, ये नेशनल एंथम बन गया। आगे देखिए, द रिवोल्यूशनरी wars brought losses and economic difficulties to the peoples. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. यानी क्या था कि जो भी क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ था और जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी। अच्छा इसमें क्या था आगे कि जो भी मेल्स थे वो आगे चले जाने के बाद, उनके मतलब लड़ाई पे जाने के बाद, जो घर परिवार और रोज़ी रोटी की जो भी जिम्मेवारी थी वो लेडीज़ के कंधों पे आ पड़ी थी, ठीक है।
लेडीज़ के कंधों पे आ पड़ी थी। फिर आगे क्या बात हो रही है कि लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्वीनियंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू कैरी इट फर्दर, यानी बहुत सारे लोग इस चीज़ के फेवर में थे कि हाँ भाई रिवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, क्यों ऐसा? बिकॉज एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वर पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो भी पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें सिर्फ रिचर सेक्शन जो थे वही उस पर बहस करते थे। सरकारी नीति या फिर जो भी कार्य योजना बना रहे हैं, ठीक है, वो वही लोग ही सिर्फ अमीर लोग ही सिर्फ उनको ही राइट था कि हाँ बहस कर सकें। देखिए, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म ऑफ द एक्शन, यानी बताया कि जो भी पॉलिटिकल क्लब थे वहाँ पे लोग जमा हो जाते थे। और जैसे बताया था पहले कि पॉलिटिकल क्लब था, कॉफ़ी हाउस था, वेयर हाउस था या सैलून था, उन जगहों में लोग इकट्ठे हो जाते थे और सरकारी जो भी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उसकी योजना पे लोग बहस किया करते थे कि कैसे क्या करना है। आगे देखिए, इसमें द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन। अच्छा, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्लब कौन सा था? जैकोबिन क्लब, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैकोबिन क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन द पेरिस, ठीक है, यानी कि इसमें जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, सफल था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम पेरिस के पूर्व कॉन्वेंट थे, कोई कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था, ठीक है। एंड वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अच्छा, वुमेन भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, आगे बढ़ रही थी, उन्होंने अपना खुद का क्लब बना लिया था, ठीक है। ये सेक्शन, इस चैप्टर का सेक्शन 4 नंबर में हम जानेंगे कि वुमेन के कौन कौन से क्या थे, उनके डिमांड क्या थे, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, ठीक है, स्पेशली वुमेन के बारे में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। मेल के जो भी क्लब्स थे उसको जैकोबिन क्लब्स कहा जा रहा था और फीमेल्स के भी क्लब थे, लेकिन फीमेल्स वाला हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अपने। देखिए, यहाँ पे दिया होगा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो भी जैकोबिन क्लब के लोग थे वे मुख्यतः कहाँ से आते थे? समाज के कम समृद्ध वाले हिस्से से आते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज द स्नो मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स, यानी कि ये लोग आते थे, कामगार, मजदूर या फिर डेली वेजेस वर्कर, ऐसे लोग आते थे, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे। आगे देखें आप, देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। इन जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर, ठीक है। ये अ लार्ज ग्रुप among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers, यानी कि क्या था? इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि जो जैकोबिन क्या था, जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने क्या किया, काम करने के लिए स्टार्ट करना, उन्होंने वो जहाज़ों के पे जो भी डॉकयार्ड पे जो भी लोग जैसे लोग थे कपड़े पहनते थे वैसा उन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। लाइक ट्राउज़र वगैरह आप देख सकते हैं, बगल में फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे वो कपड़े पहनने स्टार्ट किए उन्होंने, जो जैकोबिन क्लब्स के जितने भी मेंबर्स थे। दिस वॉज सेट टू देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। अच्छा, ऐसा उन्होंने समाज के जो भी फैशन परस्त लोग थे, फैशन परस्त वर्ग, ख़ास तौर पर घुटने से घुटने तक पहने जाने वाला ब्रीचेस, ठीक है, ताकि वो क्या करें, नोबल से खुद को अलग दिखाएं, ऐसा उन्होंने, इसलिए उन्होंने इसको चूज़ किया था। आगे देखें आप, it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches, यानी कि क्या था कि ये ब्रीचेस पहनने वाले जो भी नोबल्स की सत्ता की समाप्ति के ऐलान का तरीका था कि भाई अब आप नहीं हैं, जो हैं अब हम ही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैंस कोल्टर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नीज ब्रीचेस, यानी कि इसके बारे में बात करी जा रही है कि दीज जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैंस कॉल्टेज, यानी कि इनको सैंस कॉल्टेज भी कहा जाता था। क्यों? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है, यानी कि बिना घुटने वाले।
आगे देखिए, सैंस कॉर्टेज मीन वोर इन द एडिशन टू द रेड कैप दे सिम्बलाइज लिबर्टी। यानी कि मैंने आपको बता अभी ऊपर वाले में दिखाया था मैंने कि किस तरीके से वो लाल टोपी पहना करते थे। वो लाल टोपी किस चीज़ की प्रतीक थी, ताकि नाउ वी आर फ्री फ्रॉम द स्लेवरी। अच्छा आगे देखिए, वुमेन हाउ वर नॉट अलाउड टू डू सो। वुमेन को ये चीज़ करने का अधिकार नहीं था, ऐसा करने की उनको अनुमति नहीं थी। आगे देखिए, इन द समर 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन insurrections of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself a hostage for several hours. यानी क्या है, 1792 में गर्मियों में जैकोबिनों ने क्या किया कि खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से, यानी अभाव मतलब कमी से नाराज़ पेरिस वासियों को लेकर के एक बहुत बड़ा एक हिंसक विद्रोह की योजना उन्होंने बना ली। और क्या किया, 10 अगस्त को उन्होंने क्या किया 10 अगस्त को ट्यूलेरिये के महल पे धावा बोल दिया उन्होंने, और राजा के जो भी रक्षक थे, जो भी गार्ड्स थे, उसको मार दिया, और राजा को भी कई घंटों तक हॉस्टेज यानी कि बंधक बना करके रखा था। आगे देखिए इसमें, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन टू द रॉयल फैमिली। और क्या किया, असेंबली ने रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन यानी कि जेल में डाल दिया। एंड इलेक्शंस वर हेल्ड, और इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन 21 ईयर एंड अबव रिगार्डेड ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जिनकी एज 25 से एबव है वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, अब जिनकी एज 21 है वो भी वोट कर सकते हैं। जिनकी एज 21 से एबव है अब वो वोट कर सकते हैं। अच्छा आगे देखें, अब द न्यूली इलेक्टेड असेंबलीज वॉज कॉल्ड द कन्वेक्शंस। यानी कि जो नई जो असेंबली बनी थी उसको कन्वेक्शन नाम दिया गया था। ठीक है, ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। यानी कि 21 सितंबर 1792 को, ठीक है, इन्होंने राजतंत्र का अंत कर दिया, यानी कि पूरे के तरीके से इन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, यानी राजा के पावर को ख़त्म कर दिया, और क्या कर दिया वहाँ पे, रिपब्लिक कर दिया, यानी कि गणतंत्र सरकार उन्होंने बना दी। अच्छा फिर आगे देखें, एज यू नो अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया, एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ पे लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, और यहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की सिस्टम नहीं है, यानी कि राजा के खानदान के लोग अब राजा बनने लगे, ऐसा सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट द सम, यानी कि आप अलग अलग इन्वेस्टिगेट करें कि किस किस कंट्री में मोनार्कियल पावर है, क्या नहीं है, कहाँ है रिपब्लिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप खुद से करो। फिलहाल आगे देखो कि लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाई अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रेजन। यानी कि लुई 16 को क्या कर दिया गया, लुई 16 को इन्होंने जेल में डाल करके देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी। ठीक है, इसको ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह कह सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए आगे, ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्क्रोड। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। यानी कि 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसको क्या किया, सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई या मार दिया गया। और क्या हुआ, जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनका भी वही हश्र हुआ। ठीक है, अब फ्रांस में आप देख सकते हैं, ज़रा सा खुद से आप एनालाइज करो कि क्या हुआ, मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, राजा को भी मार दिया गया। ठीक है, जो भी असेंबली थी उन्होंने ऐसा कर दिया। अब सेक्शन स्टार्ट होता है द रीन ऑफ टेरर, आतंक का राज। क्योंकि होता है ना कि कोई चीज़ जब स्टार्टिंग में आती है तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसका जब इम्पैक्ट बढ़ता जाता है तो लोग उससे डरने लगते हैं या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो एक समय हुआ जब रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया, यानी आतंक का राज हो गया। आगे यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। यानी कि 1793 से 1794 तक के समय को क्या कहते हैं, आतंक का समय कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ज़रा कि मैक्सिमिलियन जो रॉबस्पायर हैं, रॉबस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट।
यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया और पनिशमेंट लगा लोगों को देने। किसको पनिशमेंट दे रहा है ज़रा ये भी देखिए। ऑल दोज हुम ही सॉ एज अ बीइंग एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक, उन सभी लोगों को पकड़ पकड़ के वो सज़ा दे रहा था जो रिपब्लिक के दुश्मन थे, जैसे कि कौन, एक्स नोबल्स एंड क्लर्गी और नोबल्स को पकड़ पकड़ के वो सज़ा दे रहा था। और साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, यानी कि दूसरे पार्टी के लोगों को पकड़ पकड़ के वो सज़ा दे रहा था। इवन अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी, यानी जैकोबिन क्लब के लोगों को भी, नेशनल असेंबली के लोगों को भी पकड़ पकड़ के वो सज़ा दे रहा था। कैसे लोगों को सज़ा दे रहा था? जो उसकी बात नहीं मान रहे थे, उनको पकड़ के वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राई टू द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि उसको पकड़ के क्या करते थे वो जेल में डाल देता था पकड़ के, ठीक है, और या फिर उनके ऊपर मुकदमा चलता था। और देखो, इफ़ द कोर्ट फाउंडेड देम गिल्टी, और यदि कोर्ट जो थी उसको गिल्टी पाती थी, देन दे वर गुलेटिन। अच्छा, गुलेटिन का क्या है? गुलेटिन मतलब आप एक मशीन था जिसके ज़रिए लोगों को लिटा करके ऊपर से खूब एक नुकीला सा धारदार हथियार गिरता था, खूब भारी था, लोगों की गर्दन अलग हो जाती थी। वो यहाँ पे बात करी जा रही है गुलेटिन की। अच्छा, द गुलेटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded. इट वॉज नेम्ड आफ्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। ठीक है, डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे ही इस पड़ा था गुलेटिन मशीन का नाम। आप गूगल में सर्च करके देख लेना गुलेटिन मशीन कैसी दिखती है, ठीक है। आगे देखें आप, डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे ही गुलेटिन मशीन पड़ी थी। आगे देखें आप, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग द मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वर राशनड, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि क्या था, जो रॉबस्पायर थे उन्होंने रॉबस्पायर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि हाँ इतना ही रहेगा, और जो भी मीट थे या फिर जो भी पावरोटी थी उसकी राशनिंग कर दी गई, लोगों को लगे ये बांटने। और किसानों को क्या कहा गया कि अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा जो भी फिक्स रेट है उसी पर बेचने के लिए उनको बाध्य कर दिया गया। यानी कि रॉबस्पायर ने क्या किया, जो भी सामान थे उसका उन्होंने रेट फिक्स कर दिया, और पीजेंट्स को फोर्सफुली कहा गया कि आपको इसी रेट पर चीज़ों को बेचना है। आगे देखें, the use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain de-egglite, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड, ये ब्रेड के जैसा होता था कुछ, a loaf made of the whole wheat, ठीक है। यानी कि अपेक्षाकृत महंगे जो सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, यानी आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, और सभी नागरिकों के लिए क्या किया गया, गेहूँ से बनी हुई, मतलब गेहूं से बनी और उसके बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली एक कोई रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया अब आप सभी लोगों को यही खाना है और कुछ नहीं खाना। ये देखिए थोड़ा सा एक ज़बरदस्ती जो है अपना रूल दूसरे के ऊपर ये थोप रहे हैं रॉबस्पायर, ठीक है। यानी कि आटा, सफ़ेद आटा जो हम लोग खाते हैं उसको उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं खाना है, उसके जगह पे कुछ और था आटे जैसा दिखने वाला, उसको उन्होंने कर दिया कि हाँ इसी को खाना है। आगे देखें, equality was also sought to be practiced through forms of speech and address instead of the traditional menswear, यानी कि सर एंड मैडम। All French men and women were henceforth citoyen and citoyenne, यानी कि citizen, and churches were shut down and their buildings converted into the barracks or offices। यानी कि क्या किया, जो भी मतलब परंपरागत सर या मैडम के स्थान पर अब सभी जो भी फ्रांसीसी पुरुष या महिलाएं थे उनको सितोयेन या सितोयिनी कहा जाने लगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख लें, थोड़ा सा ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये मोन्सियर करके है, इसको सर या मैडामे को मैडम कहते थे। तो ये वाला कहा गया कि नहीं, आपको ये नहीं कहना है अब लोगों को, अब आपको लोगों को क्या कहना है, सितोयेन कहना है या सितोयिनी कहना है, ये कहने लगे, ठीक है। और चर्च वगैरह को भी बंद कर दिया गया, और जो भी उनके भवन थे उसको बैरक या ऑफिस बना दिया गया। आगे देखें, रॉबस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation.
Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. यानी कि रॉबस्पायर ने अपनी नीतियों की इतनी ज़्यादा अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक भी, जो उसके समर्थक थे, वो भी त्राही त्राही माम लगे करने, वो परेशान हो गए। और अंततः जुलाई 1794 में कोर्ट ने उसको भी दोषी ठहरा दिया और उसको भी गिरफ्तार करके कहाँ पहुँचा दिए, गुलेटिन में, और उसका भी सर धड़ से उसके अलग कर दिया गया। ठीक है। आगे आप देखें, ये फ़ोटो देख लीजिए, इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। इससे रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि जो भी क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए थी। ठीक है, जो भी मतलब जो उनकी सरकार थी, रॉबस्पायर के बारे में बात कर रहे थे कि वो अनेक तरीके से जनता की वफादारी हासिल करना चाह रही थी। अच्छा, उनमें से एक प्रकार के एक उत्सव का आयोजन कराए हुए हैं। ठीक है, कोई भी एक पब्लिक गैदरिंग कराए हुए थे, उसमें क्या किए कि एक मतलब गौरवमयी इतिहास के अभाव को बताने के लिए, ठीक है, ऐसा किया गया था। यही सब है इसमें, लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए लोग ऐसा करते थे गवर्नमेंट। अगला सेक्शन देखिए, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। यानी कि अब डायरेक्टरी रूल्स आ गया फ्रांस में। ठीक है, यानी कि जैकोबिन भी मर गए। आप ज़रा चीज़ों को कनेक्ट करिए ज़रा। लुई 16 राज किए। लुई 16 राज करने के, यानी कि मोनार्किल पावर था। मोनार्किल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया, यानी कि राजा के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ले आया गया। फिर क्या आया, फिर राजा को इस तरीके से मार दिया गया। फिर अब पावर आ गया सत्ता में, कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर आ गया, जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था। उसके बाद से क्या, कौन हो गया, फिर जब उसको भी कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, उसको भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया, वो भी मर गया। तो अब फ्रांस पे शासन कौन करे, फ्रांस पे शासन कर रहे हैं अब डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी रूल पढ़ें अब। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू द सीज पावर। यानी जैकोबिन सरकार के मरने के बाद जो भी मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ठीक है, मध्य वर्ग के पास, यानी कि कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनके पास सत्ता आ गई। क्या था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू द नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी नई संविधान के तहत क्या कहा गया, जिनके पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, उसको भी मताधिकार करने से वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया कि अब आपको भी वोट नहीं करना है। तो आगे देखते हैं, दिया हुआ है, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यानी कि इसने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल दिए। ठीक है, और क्या था कि दीज देन अपॉइंटेड, यानी कि जो इलेक्टेड काउंसिल थी, इसने फिर क्या अपॉइंट किया, इसने अपॉइंट किया एक डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में क्या थे, एक एग्जीक्यूटिव बनाया, और उसने वो एग्जीक्यूटिव में क्या थे, 5 मेंबर हुआ करते थे, 5 मेंबर थे उसमें। आगे देखिए, दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड against the concentration of power in one man executive as under the जैकोबिन्स। यानी कि ये डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स को इसलिए रखा गया था ताकि जो फ्रांस में जो भी पावर थी, जैसे हमने देखा था मोनार्क की पावर थी, उसके फिर बाद में हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर की पावर आई थी। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन था, यानी कि पूरी की पूरी सत्ता, पूरी पावर किसी एक बंदे के ही हाथ में थी। इसकी वजह से उसका गलत इस्तेमाल करता था। इस वजह से इन्होंने डायरेक्टरी बनाई और पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, आगे देखें आप, इसके बाद ये रखा हुआ है कि हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन क्या था, देखो ना, जो भी डायरेक्टरीज़ के मेंबर्स थे, यानी 5 डायरेक्टरीज़ के मेंबर थे, उनकी लड़ाई अक्सर हो जाया करती थी। किससे, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, ये आपस में लड़ जाते थे, मतलब कोई ना कोई क्लैश वगैरह बीच में आ जाता था, और जिसकी वजह से जो डायरेक्टरी जो ये एग्जीक्यूटिव थे, ये चाहते थे कि इसको डिसमिस कर दिया जाए कभी कभी। इसलिए क्या हुआ, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई डायरेक्टरी की वजह से। यानी कि डायरेक्टरी ये जो थी, इसकी वजह से मतलब डायरेक्टरी की जो भी राजनीतिक अस्थिरता थी, उसकी वजह से सैनिक तानाशाह वगैरह वाला सिस्टम वो इम्प्लीमेंट होने की कंडीशन आ गई। क्या हुआ, डायरेक्टरी पेव्ड द वे ऑफ राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी के अस्थिरता की वजह से क्या हुआ, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की भावना पनपने लगी, और इसी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। आगे देखिए, दिया हुआ है,
थ्रो all these changes in the form of government, the ideals of the freedom of equality before law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century। यानी कि क्या था कि सरकार के इस स्वरूप में सभी चेंजेस हुए, ठीक है, यानी कि सभी चेंजेस करने की कोशिश की गई और किया गया, जैसे कि क्या कि फ्रीडम थी या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें या फिर फ्रेटर्निटी की बात करें, ये सब चीज़ें सभी के लिए एक क्या करें, एक आदर्श बनी रहें, ठीक है। और ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई थी फ्रांस में, ठीक है। और ये जो चीज़ें थी यानी कि ये मूल्य एक प्राइसलेस थे, ये मूल्य ने, इस मूल्यों ने क्या किया, आगामी सदी में, आगे आने वाले समय में न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को भी इन्होंने प्रेरित किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, समझेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये चैनल पहुँचे और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। बेल वाले आइकन को आप प्रेस कीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।